हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ योर क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 5 विच इज़ जुडिशरी। जुडिशरी हम पढ़ रहे थे, कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। ऑलरेडी हम इसका पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। हमने बेसिक देखा कि जुडिशरी क्या होता है। 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी का इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है एंड क्यों ज़रूरी है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इन दोनों एस्पेक्ट्स को हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर लिया है। उसके बाद हमने देखा कि स्ट्रक्चर क्या है कोर्ट्स का, क्या मैकेनिज्म है, बेसिकली क्या स्ट्रक्चर होता है। हमने देखा था ट्रायंगल बेस्ड एक स्ट्रक्चर होता है, राइट। एंड एपेक्स जो कोर्ट है हमारा वो कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है। सबसे ऊपर जो कोर्ट है हमारा दैट इज सुप्रीम कोर्ट। जो सेकंड लेवल है हमारा वो है हाई कोर्ट्स का। एंड जो लोअर लेवल ऑफ कोर्ट्स है विच आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या लोअर कोर्ट्स, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। सो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है ओवरऑल कोर्ट्स का। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ये जो अलग अलग लेवल है कोर्ट्स के, क्या ये कनेक्टेड है? ये जो हम ऐसे ट्रायंगल स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो क्या ये आपस में कनेक्टेड है? यस, दे आर कनेक्टेड। इंडिया में वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई मस्ट से। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का क्या मतलब है ये आपको भी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। एक पहला पॉइंट तो इसमें ये है कि जो हायर कोर्ट डिसीजन लेता है वो लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग होता है ना। अब मान लो ये यहाँ पे हमारा ये जो पोर्शन है, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा एपेक्स कोर्ट है, अकेला सुप्रीम कोर्ट है इंडिया में। तो सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेगा वो हाई कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगा, मतलब हाई कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मानना पड़ेगा। सिमिलरली हायर कोर्ट्स, जैसे हाई कोर्ट जो है अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं तो वो लोअर कोर्ट्स को या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को मानना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जो डिसीजन हायर कोर्ट्स के द्वारा लिए जाते हैं, जो हायर कोर्ट जो डिसीजन लेता है वो लोअर कोर्ट को मानना पड़ता है, बाइंडिंग होता है। दूसरा तरीका इसको समझने का ये है, जो हम इंटीग्रेटेड बोल रहे हैं ना कि कनेक्टेड है ये जुडिशियल सिस्टम, एक इंटीग्रेटेड अकेला जो है कनेक्टेड सिस्टम है। सो इसको समझने का दूसरा तरीका ये है एपलेट सिस्टम। एपलेट सिस्टम का मतलब है अपील करना। अभी इसको समझेंगे आप ये दो चीजें याद रखना। पहला ये कि इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, हायर कोर्ट्स का डिसीजन लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग होगा। दूसरा तरीका है एपलेट सिस्टम एग्जिस्ट करता है इंडिया में। इसका मैं आपको मतलब समझाती हूँ कि जैसे मान लो अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए हो, आपका कोई मैटर था, कोई इशू था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप गए, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो फैसला दिया आप उससे अग्री नहीं करते हो, है ना। आपको लगा कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, पर ये फैसला जो है मेरे हक में नहीं आया, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट को लेकर अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में, है ना। अपील का मैकेनिज्म है कि अगर लोअर कोर्ट ने कोई फैसला दिया और आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है, मुझे ऊपर जाना चाहिए, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जजमेंट है उसकी अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में। अगर आपको फिर से लगता है कि हाई कोर्ट ने ये जो जजमेंट दिया ये फेयर नहीं है, तो आप फिर से अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट तो एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बाद कहाँ जाओगे? तो वो एक अलग मैकेनिज्म, अलग प्रोसेस होता है। उसके बाद जैसे कई लोग होते हैं पिटीशन डालते हैं प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट जो है उन कंडीशंस को वेरीफाई करते हैं। सो दैट इज अ डिफरेंट मैकेनिज्म। बट कोर्ट्स के केस में आप क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो हाई कोर्ट, हायर कोर्ट में, है ना। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने देखा कि जजमेंट ठीक नहीं है तो आप हाई कोर्ट में अपील करो। हाई कोर्ट में भी अगर जो डिसीजन है वो फेयर नहीं लग रहा है आपको, तो आप सुप्रीम कोर्ट में उसको अपील करो। तो इस तरीके से इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म है ना। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो फाइनल हो गया, अब आप कहीं जा ही नहीं सकते, आपके रास्ते बंद हो गए। दिस इज नॉट द केस, राइट। सो ये मैकेनिज्म होता है एपलेट सिस्टम, अपील करने का सिस्टम। इसको हम एक और केस से समझते हैं विच इज दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। 1985 का केस है ये। और इस केस की मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू स्टोरी दे देती हूँ कि लक्ष्मण कुमार की जो वाइफ है सुधा, है ना, ये दिल्ली में रहते थे। लक्ष्मण के भाई अपनी फैमिली के साथ, मतलब सुधा अपने इन लॉज के साथ रह रही थी और लक्ष्मण के भाई वगैरह वहीं थे, है ना। तो सुधा जो है उसकी डेथ हो जाती है 1980 में ड्यू टू बर्न्स, है ना, जल के उसकी डेथ हो जाती है। तो जो सुधा की फैमिली है, सुधा के जो पेरेंट्स हैं, वो केस फाइल करते हैं कोर्ट में। तो जब ट्रायल कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, वहाँ पे ये केस की सुनवाई हो रही थी, तो जो उसके नेबर्स थे उसको बुलाया गया एज विटनेस कि आप विटनेस के तौर पे आओ और टेस्टिफाई करो चीज़ों को। तो उन्होंने, जो नेबर्स थे, उन्होंने बताया
कि उन्होंने सुधा के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी लक्ष्मण के फ्लैट से। उसके बाद उन्होंने देखा कि सुधा जो है उसकी साड़ी में बिल्कुल आग लगी हुई है ना। और उसके बाद जो है सुधा की जो मदर इन लॉ है शकुंतला, उन्होंने उस पर तेल गिरा के कहते ना कि जला दिया उसको, उसके पति ने उसको जला दिया। तो इस तरीके की जो है विटनेस, जो नेबर्स थे उन्होंने विटनेस गवाही दी इस तरीके की। सो जो ट्रायल चल रहा था इसमें मेंबर्स ऑफ सुधास फैमिली एंड नेबर स्टेटेड दैट सुधा हैड बीन सब्जेक्टेड टू टॉर्चर, कि सुधा के साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहा था ना, दहेज से रिलेटेड बहुत सारे केसेस थे। सो लक्ष्मण और उसकी मम्मी जो है वो कहते हैं कि नहीं, हमने नहीं मारा सुधा को, वो तो एक्सीडेंटली आग लग गई और उसकी डेथ हो गई। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए जजमेंट क्या आया, ट्रायल कोर्ट जो लोअर कोर्ट थे उसने जजमेंट दिया, कन्विक्ट किया लक्ष्मण और उसकी मम्मी को, राइट। और उनको तीनों को जो है सेंटेंस देम टू डेथ, है ना, उनको जो है सज़ा सुना दी फांसी की। उसके बाद ये जो तीनों अक्यूज इनको की सज़ा सुनाई गई थी ये हाई कोर्ट में गए। तो ये किस तरीके से गए, अपील मैकेनिज्म के थ्रू है, क्योंकि इनको लोअर कोर्ट ने सज़ा सुना दी थी। तो उसके बाद ये जाते हैं हाई कोर्ट में, है ना। अब हाई कोर्ट क्या है, इन सारी दलीलों के बाद सुनने के बाद कहता है कि सुधा जो है, हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट बदला। हाई कोर्ट ने बोला कि सुधा की एक्सीडेंटल डेथ हुई थी और लक्ष्मण और जो उसकी मम्मी और जो सारे तीनों लोग थे उनको की मतलब उनकी कोई गलती नहीं है, राइट। सो इस तरीके से क्या हुआ। और उसी टाइम पे जो दौर चल रहा था 1980s में, वो चल रहा था डाउरी डेथ्स का, बहुत प्रोमिनेंट मुद्दा था उस टाइम पे कि दहेज के लिए जो जला दिया जाता है। तो उस टाइम पे पूरे के पूरे कंट्री में ये मसला भी चल रहा था। तो सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इन चीज़ों पे न्याय मिले, डाउरी जस्टिस के लिए न्याय मिले। तो हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला जाता है। सुप्रीम कोर्ट इस अपील को सुनता है और सुप्रीम कोर्ट फिर से दोषी मानता है लक्ष्मण और उसकी फैमिली को। सुप्रीम कोर्ट ने सारे जो मामला अच्छे से जांच पड़ताल करी एंड हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उससे अलग राय दी। हाई कोर्ट ने तो उनको कन्विक्ट नहीं, मतलब दोषी नहीं पाया ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोषी पाया। और अब सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो फाइनल है और वही क्या है, बाइंडिंग डिसीजन है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है सजा सुनाई। सो इस तरीके से मैकेनिज्म चलता है अपील का। तो हमने देखा ना अपीलेट मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, राइट। सो ये जो दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है व्हाट आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम, कि डिफरेंट ब्रांचेस क्या है, इसको भी देखते हैं। सो ये जो हमने केस देखा अभी डाउरी डेथ का, ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, ये फॉल करता है क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, राइट। कि सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम, डाउरी डेथ, है ना, एक सामाजिक एक सोशल प्रॉब्लम है ये, कि उस टाइम पे मतलब दहेज के लिए जो है जिंदा जला दिया जाता था। इवन आज भी कुछ कुछ जगहों में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो ये क्या है, एक क्रिमिनल लॉ है, क्राइम है ना, कोई मतलब क्राइम किया है उसके बदले में सजा सुनाई है। तो क्रिमिनल लॉज के अलावा भी लीगल सिस्टम सिविल लॉज से भी डील करता है, राइट। तो डिफरेंट ब्रांचेस क्या है, एक ब्रांच है क्रिमिनल, ये जो हम ब्रांचेस देख रहे हैं ना यहाँ पे कि डिफरेंट डिफरेंट क्या ब्रांचेस हैं। सो ये जो ब्रांच देख रहे हैं हम, सो एक जो है वो है क्रिमिनल, राइट, एंड सेकंड वन इज सिविल। तो दो तरीके की ब्रांचेस हैं लीगल सिस्टम में, राइट। तो हम ये टेबल से देखते हैं यहाँ पे क्रिमिनल लॉज एंड सिविल लॉज। क्रिमिनल लॉज क्या होते हैं, दे डील विद कंडक्ट और एक्ट्स दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसेस। वो एक्ट उस, जैसे कहते हैं ना, अपराध किया है, कोई क्राइम किया है, जैसे चोरी हो गई, विमेन को हैरस करना, डाउरी डेथ, मर्डर, ये क्या है, क्राइम है, कोई अपराध करना, राइट। सिविल लॉ क्या है, सिविल लॉ बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट से डील करता है, डिस्प्यूट से डील करता है। जैसे भाई भाई में ज़मीन को लेके झगड़ा हो गया है ना, कोई रेंट मैटर हो गया, डाइवोर्स केसेस हो गए, जो सिविल मुद्दे हो गए वो आते हैं सिविल लॉज के अंडर। क्रिमिनल लॉ, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है ना, क्रिमिनल, क्राइम, जिसने कोई गुनाह किया हो, है ना, गुनाह किया हो, कोई चोरी चकारी, कोई सेक्सुअल वो हो गया, है ना, डाउरी, डेथ हो गई, मर्डर हो गया, तो ये क्या है, क्रिमिनल लॉज है। सिविल लॉ बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट, आप याद रखना कि कोई डिस्प्यूट हुआ हो, कोई विवाद हुआ हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, है ना, सेल ऑफ लैंड, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो गया, कोई सामान को लेकर, जैसे कंज्यूमर कोर्ट्स में भी हम जाते हैं ना, कोई रेंट मैटर पे होगा, डाइवोर्स केस हो गया, राइट। सो ये क्या है, सिविल लॉज।
क्रिमिनल लॉज का दूसरा पॉइंट है, इट यूजुअली बिगिंस विद द लॉजिंग ऑफ एन FIR। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे वाले चैप्टर में, राइट। सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है कि ये पुलिस जो है FIR लिखती है एंड उसके बाद जांच पड़ताल करती है, एक चार्जशीट बनाती है और उसके बाद कोर्ट को वो चार्जशीट सबमिट की जाती है। तो ये होता है क्रिमिनल लॉ में। सिविल लॉ के केस में क्या है, एक पिटीशन फाइल होती है बिफोर द कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली, है ना, कि जिस पार्टी के साथ मान लो कोई विवाद चल रहा है, जिस पार्टी के साथ विवाद हुआ है, वो एक पिटीशन डालेगी कोर्ट में। सो इन अ रेंट मैटर आइदर द लैंडलॉर्ड और टेनेंट कैन फाइल अ केस। अगर मान लो कोई रेंट मैटर है ना, कोई जैसे मान लो कि कोई लैंडलॉर्ड है, उसने अपना घर किसी को रेंट पे दिया हुआ है। अब जो रेंट वाला मान लो कोई बदमाश है ना, कोई बदमाश है, वो ज़्यादा रेंट पे नहीं कर रहा और कुछ हड़पना चाहता है लैंडलॉर्ड को, राइट, लैंडलॉर्ड की ज़मीन को। तो यहाँ पे क्या होगा कि या तो लैंडलॉर्ड या तो टेनेंट, इन दोनों में से कोई केस फाइल करेगा। लेकिन क्रिमिनल लॉ में क्या हो रहा है कि एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR जो है वो पुलिस लिखती है एंड उसके बाद क्राइम को इन्वेस्टिगेट करेगी, एक पूरी चार्जशीट तैयार करती है और उसको कोर्ट के सामने सबमिट करती है। थर्ड पॉइंट क्या है कि इफ फाउंड गिल्टी द अक्यूज्ड कैन बी सेंट टू जेल एंड ऑल्सो फाइंड। कोर्ट डिसाइड करता है ना कि वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और नॉट, कि उसने क्राइम किया है या नहीं, है ना, ये कोर्ट जो है डिसीजन देगा। तो अगर कोर्ट डिसीजन देता है कि हाँ इसकी गलती है, इसने ये क्राइम कमिट किया है, तो या तो इसको जेल भेजो एंड प्लस फाइन भी लगाओ। सिविल लॉ में क्या होगा, द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क फॉर। अब एक एग्जाम्पल देखो, मान लो कि किसी बंदे ने कंज्यूमर कोर्ट में कोई मैटर किया कि किसी मान लो कंपनी ने कोई फ्रॉड किया और कंपनी ने मान लो मेरे 10,000 रुपये का फ्रॉड कर दिया मेरे साथ। अब कोर्ट क्या है, उस कंपनी को डायरेक्ट करेगा कि आप एक तो इनको पे करो, जो अमाउंट आपने फ्रॉड किया था वो इस बंदे को पे करो, प्लस इसका ये फाइन कुछ जुर्माना पे करो। तो इस तरीके से एक स्पेसिफिक रिलीफ दिया जाएगा यहाँ पे। अब ऐसा तो है नहीं कि वो उसको बोल देगा कि तुम जेल में जाओ और तुमको बस मैंने उम्र कैद दे दी है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सिविल लॉ में क्या है, एक स्पेसिफिक रिलीफ है। अब जैसे डाइवोर्स का केस है, डाइवोर्स का केस किस में आएगा, सिविल लॉ में आएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि पत्नी बोलेगी कि मेरे को डाइवोर्स चाहिए और इसको क्या है जेल में भेज दो एंड इसने ये क्राइम कर दिया है, ऐसा नहीं हो सकता ना। एक स्पेसिफिक रिलीफ है कि डाइवोर्स दिया और काम खत्म। जैसे एक और एग्जांपल, इन अ केस बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड अ टेनेंट द कोर्ट कैन ऑर्डर द फ्लैट टू बी वेकेटेड एंड पेंडिंग रेंट टू बी पे। अब मान लो कि जो टेनेंट था, है ना, जो किराएदार है, वो कुछ बदमाशी कर रहा है ना, जो ज़मीन है हड़पना चाह रहा है, तो कोर्ट उसको ऑर्डर दे सकती है कि इस फ्लैट को खाली करो और जो रेंट बचा हुआ है उसको पे करो। तो इस तरह से स्पेसिफिक रिलीफ यहाँ पे दिया जा रहा है। वेरएज क्रिमिनल लॉज में क्या है कि कोर्ट डिसीजन देगा, मैटर वर्डिक्ट देगा अपना कि ही इज़ गिल्टी और नॉट गिल्टी, एंड अगर गिल्टी है तो उसको जेल या फिर फाइन दोनों होंगे, राइट। सो इस तरीके का मैकेनिज्म है। दो अलग अलग ब्रांचेज हैं, लीगल ब्रांचेज हैं, क्रिमिनल एंड सिविल लॉज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू कोर्ट्स। क्या सभी को एक्सेस है कोर्ट का, है ना। मोस्टली हम देखते हैं कि जो इन्फ्लुएंशियल पावरफुल बंदे हैं वो तो इजीली कोर्ट को अप्रोच कर लेते हैं, पर क्या जो गरीब से गरीब लोग हैं वो भी अप्रोच कर सकते हैं, उनके पास भी क्या इतना ही एक्सेस है कोर्ट का। देखो प्रिंसिपल में तो ये ट्रू है कि हाँ हर सिटीजन जो है इंडिया का उसको इजीली एक्सेस कर सकता है, पर रियलिटी जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो अलग है ना। गरीब है, उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, प्लस उसको इतनी लीगल चीज़ों का पता नहीं है, तो वो इतना अप्रोच नहीं कर पाता है कोर्ट को, है ना। लेकिन प्रिंसिपल में क्या है, चलो लिखने में तो लिख दिया कि हर सिटीज़न के पास एक्सेस है, हर सिटीज़न के पास राइट टू जस्टिस है, हर कोई कोर्ट जा सकता है, ये कर सकता है, राइट। जैसे हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स हमारे इतने इंपॉर्टेंट है, अगर उनको कोई वायलेट कर रहा है तो हम सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन कोर्ट्स जो हैं प्रिंसिपल में सभी के लिए अवेलेबल है। रियलिटी में जो पुअर सेक्शन है, जो गरीब लोग हैं बिल्कुल, वो इतना इजीली एक्सेस नहीं कर पाते हैं कोर्ट्स को। क्यों नहीं कर पाते, एक तो जो लीगल प्रोसीजर्स हैं, है ना। अब मान लो कोई वकील करना है या क्या लीगल मैटर्स होंगे जो उनको इतनी नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है, प्लस उसमें बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे पैसे हैं, पेपर वर्क है, टाइम आप देखते हो कि कितनी पेंडेंसी होती है कोर्ट्स में, तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, तो ये हिसाब है ना, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है और पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो जो वास्ट मेजॉरिटी सेक्शन है पुअर लोगों का, वो इतनी ईजिली एक्सेस नहीं कर पाते हैं।
अब मान लो कोई गरीब है जो पढ़ना लिखना नहीं जानता और जो कोई एक डेली वेज लेबरर है, हर दिन का गुजारा अपना काम करके कर रहा है, अब वो ये सोचेगा कि क्यों ही मैं इस कोर्ट के लफड़े में पढूं, कि तो पता नहीं है ना, ऊपर से पैसे इन्वॉल्व है, पेपर वर्क है, तो इतना टाइम जाएगा, उससे अच्छा तो मैं अपना हर रोज का जो कमा रहा हूँ खा रहा हूँ, है ना। सो ये चीज भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि रियलिटी में ये एक्सेस जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1980s में एक मैकेनिज्म लाया, PIL या फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर जिसको PIL बोलते हैं। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का क्या मतलब है कि it allowed any individual or organization to file a PIL in the High Court or Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated। अब मान लो एक कोई गरीब सेक्शन है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो लोग खुद अपना केस जो है कोर्ट में फाइल करेंगे, उनके बिहाफ पे मान लो मैं चाहूँ या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है या मैं इंडिविजुअल बेसिस पे भी मैं चाहूँ, मैं बोलूँ कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और वो इन लोगों की ज़मीन हड़प रहा है और ऐसे ऐसे करके ये जो लोग हैं ये तंग हो रहे हैं, तो मैं चाहूँ तो मैं उन लोगों के बिहाफ पे एक केस फाइल कर सकती हूँ। सो इसीलिए इसको बोला पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि पब्लिक के इंटरेस्ट, जनता के इंटरेस्ट में, राइट, इसीलिए इसका नाम पड़ा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो अगर मैं चाहूँ या कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो वो लोग जिनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं उनके बिहाफ पे कोई और भी जो है केस फाइल कर सकता है हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में। अब सोचो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट कदम था ये। सो इससे क्या हुआ, लीगल प्रोसेस ग्रेटली सिंप्लीफाई हो गया। अगर आप कोई मैं इन पर्सन नहीं जाना चाहूँ, मैं एक लेटर लिख दूँ या टेलीग्राम कर दूँ सुप्रीम कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को कि ये जो एक वल्नरेबल एक गरीब सेक्शन है लोगों का और इनके राइट्स जो है वायलेट हो रहे हैं, अगर मैं ऐसा करके एक लेटर या टेलीग्राम भेजूँ कोर्ट में तो वो भी एज PIL कंसिडर होगा। तो आप सोचो कि उन लोगों को अब जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनके बिहाफ पे कोई इंडिविजुअल या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है केस फाइल कर सकता है, राइट। तो PIL बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुआ, जिससे बहुत सारे बड़े बड़े इश्यूज़ पे, जैसे कि बॉन्डेड लेबरर्स को छुटकारा दिलाना, जो कहते हैं ना बंधुआ मजदूर, उनकी बहुत इनह्यूमन कंडीशंस में रहते हैं वो, तो उनको रेस्क्यू करना, एंड सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स इन बिहार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जो यहाँ पे इवेंट हुआ था कि उन लोगों को जेल में रखा जा रहा था, उनकी पनिशमेंट जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद भी उन लोगों को जो है जेल में रखा जा रहा था, तो उनको रिलीज करवाना, बॉन्डेड लेबरर्स को रेस्क्यू करना, तो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ जो जस्टिस मिला है इन सारे इश्यूज पे लोगों को। तो PIL काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हुआ। एक और जो स्कीम की हम चर्चा करेंगे, मिड डे मील स्कीम। आपको पता है कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, जो इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट स्कूल्स जो है, वहाँ पे मिड डे मील दिया जाता है, एक टाइम लंच देते हैं ना कि सारे न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट उसमें कवर हो जाए। तो ये मिड डे मील जो है ये भी एक PIL की वजह से ही आया था। अब जैसे आप इस फोटो में देखो कि इंडिया में अब कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पे इतना सूखा पड़ा है। 2001 में ड्रॉट आया राजस्थान में, उड़ीसा में, कि इतनी ज़्यादा वहाँ पे ड्रॉट की कंडीशन है, सूखा पड़ा हुआ है, लोगों के पास खाने को है ही नहीं, शॉर्टेज है फूड का। वहीं दूसरी तरफ जो है गवर्नमेंट के गोडाउन्स हैं वो भरे पड़े हैं अनाज से, है ना, जिसको कि बाद में चूहे खा रहे हैं। तो एक तरफ सिचुएशन ये है कि पूरा सूखा पड़ा है, अकाल आया है, खाने का कुछ नहीं है, खाने की भारी शॉर्टेज है। दूसरी तरफ वहीं पे गवर्नमेंट के जो गोडाउन है वो भरे पड़े हैं अनाज से, और जिसको कि चाहे पड़े पड़े चूहे ही खा रहे हैं। सो इसमें क्या हुआ, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। ऑर्गेनाइजेशन था एक पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, PUCL, इसने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल किया। इस ऑर्गेनाइजेशन ने बोला, PIL फाइल करके बोला कि जो फंडामेंटल राइट है हमारा लाइफ, जो कि आर्टिकल 21 हमें देता है, उसमें राइट टू फूड भी इंक्लूडेड है, कि हर एक को जीने का अधिकार है तो हर एक को खाने का भी तो अधिकार है, राइट। तो इस तरीके से एक PIL उन्होंने दिया, और PIL के माध्यम, ये बेसिकली तमिलनाडु ने सबसे पहले स्टार्ट किया था। सो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में हर एक स्टेट को डायरेक्शंस दिए और बोला कि आपकी ड्यूटी है कि आपको सभी को खाना प्रोवाइड करना है, क्योंकि ये हमारा राइट टू फूड जो है ये भी राइट टू लाइफ के अंडर आता है, राइट। तो इस तरीके से PIL एक मैकेनिज्म था, जिसके बाद ये मिड डे मील स्कीम शुरू हुई। तो इसके बाद जो है मिड डे मील स्कीम के तहत जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स जो है वहाँ पे एक टाइम का जो लंच दिया गया। अब इससे आप देखो कितने फ़ायदे हुए। जो बच्चे जो पहले भूखे पेट आते थे अब वो खाना खा रहे हैं, अब उनके पास
कुछ पेट में जाएगा तभी तो याद रख पाएंगे ना। दूसरा ये कि एनरोलमेंट बढ़ा, बच्चे ज़्यादा स्कूल आने लगे कि चलो यार इसी बहाने खाना मिल जाएगा एक टाइम का। सो बच्चे ज़्यादा एनरोल होने लगे, बेटर तरीके से पढ़ाई करने लगे, कंसंट्रेट करने लगे। तो एक स्कीम के मल्टीपल बेनिफिट्स हुए। तो ये मिड डे मील स्कीम जो है ये भी एक PIL के थ्रू ही इवॉल्व हुई थी, राइट। So for a common person, access to courts is access to justice. The courts exercise a crucial role in interpreting the fundamental rights of citizens. जैसे कि हमने आर्टिकल 21 में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि राइट टू लाइफ जो है उसमें राइट टू फूड का भी अधिकार है। तो ये सभी स्टेट गवर्नमेंट्स की ड्यूटी है कि आप सबको खाना प्रोवाइड करो, राइट। उसी के बाद जो ये है मिड डे मील स्कीम का इंट्रोडक्शन हुआ था। लेकिन एक अलग जो इशू है वो ये है कि another issue that affects the common person's access to justice is the inordinately long number of years that the court take to hear a case. हम देखते हैं ना कि कोर्ट में बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है केसेस की, तारीख पे तारीख मिल रही है, सालों साल जो है एक केस चलता है। तो ये क्या है, हमने ये फ्रेज ऑफनली सुनते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बहुत ही ट्रू फ्रेज है ये वैसे, कि अगर इतना ज़्यादा डिले हो रहा है तो वो तो जस्टिस डिनाइड के बराबर ही हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम जो है कोर्ट्स लेते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस भी हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में काफ़ी जजेस की भी वैकेंसी है। अब इतने नंबर ऑफ जजेस नहीं होंगे तो वो प्रॉपर जस्टिस कैसे इंश्योर कर पाएंगे, प्लस बहुत सारे इसके रीजंस हैं। अभी प्रेजेंटली कितने मेंबर्स हैं सुप्रीम कोर्ट में, जजेस की मैं बात करूं तो 34 है, राइट। अब एक और एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे हशीमपुरा, मेरठ में हशीमपुरा मिसेकर बोला गया है इसको। इसमें बेसिकली क्या हुआ कि मेरठ में राइट्स के 1987 में जैसे दंगे हो रहे थे, उस समय बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, तो इसको हशीमपुरा मिसेकर के नाम से जाना जाता है। तो इनकी जो फैमिलीज हैं ये तकरीबन 20 साल से जस्टिस की उम्मीद में है। बट ड्यू टू लॉन्ग डिले इन द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल, द सुप्रीम कोर्ट इन सितंबर 2002 ट्रांसफर द केस फ्रॉम द स्टेट ऑफ यूपी टू दिल्ली। अब आप देखो ये कब की बात है, 1987 की बात है ना। जस्टिस के लिए 20 साल से ये लोग लगातार लड़ रहे थे। 2002 में सुप्रीम कोर्ट इस केस को ट्रांसफ़र कर देता है यूपी से दिल्ली में। अब आप देखो कितना लंबा समय जो है इन लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है, राइट। लेकिन इंतज़ार चाहे करना पड़ रहा है, ये बात ट्रूथ है, लेकिन हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि जुडिशरी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेटिक इंडिया में। चेक एंड बैलेंस का काम करता है। ऐसा नहीं है कि कल को मान लो कोई ऐसा पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बना दे जिससे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो हम किसके पास जाएंगे, हम जाएंगे जुडिशरी के पास। जुडिशरी ही है जो इंडिपेंडेंट है, जो हमारी मदद करेगा, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे चेक एंड बैलेंस का काम करेगा, राइट। सो मेंबर्स जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बड़े विजनरी लीडर्स थे, बहुत उन्होंने सोच समझ के ये सारे प्रोविजंस रखे। इंडिपेंडेंट जुडिशरी को एक की फीचर बनाया हमारी डेमोक्रेसी का। एक छोटा सा लास्ट टॉपिक जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, है ना। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें क्या है कि जो स्लम ड्वेलर्स थे ना, जो ये स्लम ड्वेलर जो फुटपाथ पे लोग रह रहे थे, तो उनको बोला गया कि आप यहाँ से हटा लो, आप यहाँ से चले जाओ, राइट। सो ये मैटर बाद में जाता है, ये बोला गया बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा कि स्लम ड्वेलर्स आप लोग यहाँ से फुटपाथ पे जो लोग रह रहे हो चले जाओ। बाद में ये मैटर जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू लाइवलीहुड, आपके जीने का जो अधिकार है उसके साथ साथ आपके जीवन व्यापन का भी अधिकार है आपके पास, है ना। जो आर्टिकल 21 है, जो आर्टिकल 21 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा फंडामेंटल राइट है, ये सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड रखता है ये राइट। इसमें बहुत सारे राइट्स इंक्लूडेड हैं। बेसिकली ये राइट टू लाइफ का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जी रहे हो, जीते तो एनिमल्स भी हैं, है ना, बाकी जानवर भी तो जी रहे हैं, आपको जीना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपको राइट टू लाइफ में सिर्फ जीने का अधिकार नहीं, आपको राइट टू डिग्निटी का अधिकार, आपको डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है कि आप जियो। लाइफ का मतलब सिर्फ मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है कि आप सिर्फ जी रहे हो, विद डिग्निटी आप जी रहे हो, विद राइट टू लाइवलीहुड भी आपके पास है, जिससे कि आपका जीवन चल पाए, है ना। सो ये जो है राइट टू लाइवलीहुड, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताया राइट टू लाइफ का। एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया
कि अगर eviction of a person from a pavement or slum will inevitably lead to the deprivation of his means of livelihood, अगर आप इन लोगों को निकाल देते हो, evict कर देते हो, तो इनका livelihood का इनसे जो है, जो साधन है जो ये कमा रहे हैं वो इनसे चला जाएगा। तो अगर ये चला गया तो इनका right to life भी तो जा रहा है ना। So इस तरीके से जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि दे डोंट हैव जस्ट राइट टू लाइफ बट राइट टू लाइवलीहुड ऑल्सो। सो ये एक और केस था, बहुत वाइड एम्पलीट्यूड है आर्टिकल 21 का। टाइम पे सुप्रीम कोर्ट जो है इसको और ज़्यादा इसका एम्बिट जो है बड़ा करती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर लेती है। सो बेसिकली ये जो चैप्टर था आपका हमने सारा डिस्कस कर लिया है, कंप्लीट आपका चैप्टर हो गया है ये। अब मिलते हैं अगले चैप्टर अगले वीडियो लेक्चर में, राइट। थैंक यू फॉर द क्लास।